नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। ढेर सारी खबरें आपके लिए बाजार से, टोक्यो ओलंपिक से और बाकी दुनिया की खबरें भी, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अनुमान के मुताबिक आरबीआई ने नहीं किया दरों में कोई बदलाव, लेकिन इस साल के लिए खुदरा महंगाई का अनुमान बढ़ाकर किया 5.7%। गवर्नर ने कहा इकोनॉमी की रिकवरी के लिए उठाए कदम, अब फिस्कल मदद की जरूरत। जैसे हम लोग भी असेस करते रहते हैं और मेजर्स अंडरटेक करते रहते हैं, सरकार के तरफ से भी वही वेल कैलिब्रेटेड जो पाथ है वो चालू रहेगा, वही हमारा एक्सपेक्टेशन है एंड आई एम श्योर दे विल डू इट। आरबीआई की पॉलिसी के बाद बाजार में दायरे में कारोबार, निफ्टी सेंसेक्स गिरकर बंद। आईटी, ऑटो, तेल गैस शेयरों में खरीदारी, रियल्टी, मेटल, फार्मा शेयरों पर दबाव। वोडाफोन केन को बड़ी राहत, 2012 में कानून बदलने के बाद भेजे गए टैक्स डिमांड वापस लेगी सरकार। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मुद्दा हमेशा के लिए होगा खत्म। इनकम टैक्स के एक्ट में बदलाव के लिए बिल लोकसभा में पास। किसानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा काले कानून के खिलाफ हम किसानों के साथ, पेगासस पर चर्चा से भाग रही है सरकार। कल मिले इस सप्ताह के सबसे ज्यादा लगभग 45,000 नए कोरोना केस। केरल और कर्नाटक में नए मामले तेजी से बढ़े, साप्ताहिक पॉजिटिव रेट 2.5% के करीब। सरकार ने लगाया वैक्सीन सप्लाई बढ़ाने पर जोर। स्वास्थ्य मंत्री सीरम इंस्टीट्यूट और बायोलॉजिकल ई के हेड से मिले, सरकार से मदद का दिया भरोसा। और टोक्यो ओलंपिक्स में दिल तोड़ने वाला दिन, महिला हॉकी टीम पदक से चूकी तो शानदार खेल दिखाने के बावजूद सेमीफाइनल में हारे बजरंग पूनिया, लेकिन महिला गोल्फ में अदिति अशोक ने जगाई पदक की उम्मीद। इन ढेर सारी खबरों के बीच सबसे पहले बात करेंगे आज आई क्रेडिट पॉलिसी की। आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है। वैसे तो क्रेडिट पॉलिसी में कई बातें आती हैं, लेकिन जिस पर सबका सबसे ज्यादा ध्यान होता है वो है ब्याज दरें, जिसमें रिजर्व बैंक ने फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया। पॉलिसी में रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा गया है। वहीं रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव न करते हुए इसे 3.5% पर मौजूद किया है। सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो के साथ भी आरबीआई ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है और इसे 4% पर बनाए रखा है। हालांकि अपनी पॉलिसी में आरबीआई ने महंगाई को लेकर अपने कंसर्न्स जरूर रखे हैं। तो क्रेडिट पॉलिसी पेश करने के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने मीडिया से बातचीत भी की डिजिटली और इकोनॉमी में रिकवरी के लिए फिस्कल सपोर्ट के सीएनबीसी आवाज के सवाल पर जवाब देते हुए शक्तिकांता दास ने कहा कि सर्विस सेक्टर पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर हुआ है और सर्विस सेक्टर के रिवाइवल में भी देरी लगेगी। आरबीआई और सरकार ने इकोनॉमी में जोश भरने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं और जरूरत पड़ने पर आगे भी राहत दी जाएगी। जैसे जैसे अनलॉक होगा वैसे वैसे ग्रोथ दिखेगी सेक्टर्स में, वो अनइवन होगी लेकिन। और ऐसा ही आईएमएफ का भी ऑब्जर्वेशन था जब उन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन थोड़ा स्लो है इंडिया में और फिस्कल मेजर्स कम है। तो क्या ये आप कहना चाहते हैं या का ये मानना है कि आरबीआई ने अपनी तरफ से काफी कुछ कर दिया है, अब एक बार फिर से गवर्नमेंट साइड से फिस्कल मेजर्स की जरूरत है क्योंकि रूरल और लोअर स्ट्रेटा की डिमांड आ नहीं रही है? ये जो इम्पैक्ट है कोविड का, ये अक्रॉस सेक्टर्स इसीलिए है क्योंकि सर्विस सेक्टर में जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज है उसके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा है, क्योंकि होटल्स, रेस्टोरेंट्स और आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर या भी ट्रांसपोर्ट, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टैक्सी सर्विसेज, वो बिल्कुल उनका जो एक्टिविटी है बंद हो गए थे। तो उनको टोटली 100% रिवाइवल में टाइम लगेंगे। जब जैसे जैसे कोविड का कम होता जाएगा तो उनका रिवाइवल जो है वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ऑन द अदर हैंड, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखेंगे तो सेकेंड वेव में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपना काम करता रहा, क्योंकि कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल, जो पैंडेमिक रिलेटेड प्रोटोकॉल, जो डिसिप्लिन जो फॉलो करना है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बाय एंड लार्ज उन्होंने अडॉप्ट कर चुके थे और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग चालू रहा। तो इसीलिए जो रिकवरी है ये अनइवन रहेगा, सेक्टर टू सेक्टर अनइवननेस रहेगा। और जहां तक फिस्कल सपोर्ट है, नाउ आरबीआई का एक्शन के बारे में मैं हमारे से जो हमसे जो हो सकता था हम कर चुके हैं, करते रहेंगे।
साइड हम व्हाटएवर इट टेक्स मोड में है। अभी भी पैंडेमिक चालू है, ये ऐसा नहीं कि पैंडेमिक मतलब खत्म हो गया। हमको बहुत विजिलेंट रहना चाहिए। और फिस्कल के बारे में मैं कहूंगा, सरकार का जो फिस्कल रिस्पॉन्स है वो बहुत प्रूडेंट, कैलिब्रेटेड एंड रिस्पॉन्सिव रहा है। इट्स वेरी इट हैज बीन वेरी वेल कैलिब्रेटेड एंड उसका एक पैटर्न भी देखेंगे। बिगिनिंग में मैं पहले भी कह चुका हूँ, बिगिनिंग में इंडिविजुअल जो पुअर सेक्शन है उनका जो स्ट्रेस के ऊपर ध्यान दिया गया, फिर उसके बाद क्रेडिट ऑफटेक, फिर उसके बाद सेक्टरल। सो सरकार का जो रिस्पॉन्स है वो कैलिब्रेटेड है। और सरकार से भी ये स्टेटमेंट आया है कि इट इज नॉट कि अभी आई डोंट थिंक यू हैव हर्ड द लास्ट वर्ड। और जैसे हम लोग भी असेस करते रहते हैं और मेजर्स अंडरटेक करते रहते हैं, सरकार के तरफ से भी वही वेल कैलिब्रेटेड जो पाथ है वो चालू रहेगा, वही हमारा एक्सपेक्टेशन है। एंड आई एम श्योर दे विल डू इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बट अगेन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार का रिस्पॉन्स है वो काफी कैलिब्रेटेड रहा है एंड काफी रिस्पॉन्सिव रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी का इंपैक्ट वहां भी देखने को मिला। 4 दिनों की तेजी के बाद आज मार्केट थोड़ा सुस्ताने के मूड में रहे। बाजार में फ्लैट कारोबार रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ बंद हुए। आईटी, ऑटो, तेल, गैस शेयरों में खरीदारी रही तो मेटल, रियल्टी और फार्मा शेयर पर दबाव दिखा। डिटेल के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित। तो सुमित, ये बताइए कि बाजार के आज प्रमुख हाईलाइट क्या थे और साथ ही एक्शन सबसे ज्यादा कहां था? देखिए, लगातार बाजार तेजी में था पिछले कुछ सत्रों से, खासतौर से निफ्टी और निफ्टी बैंक के अंदर एक अच्छा मूव बीते पूरे हफ्ते के दौरान देखने को मिला। लेकिन आज थोड़ी सी रेंज बाउंड ट्रेड मार्केट्स के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ी। मेजरली आज आईटी, ऑटो, तेल, गैस ये कुछ ऐसा स्पेस था जो कि मूव दिखा रहा था। स्पेशली टेलीकॉम वर एक और था, या कैपिटल गुड्स एक और ऐसा स्पेस था जहां पर खरीदारी आज बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। लेकिन थोड़ी बहुत बिकवाली जो थी आज वो मेटल स्पेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही थी। रियल्टी स्पेस एक ऐसा था जहां पर आज थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप, स्मॉल कैप में भी आज थोड़ी सी परफॉर्मेंस थी। इंडेक्स के कंपैरिजन में वहां पर फिर भी कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। एक एक करके आपके सामने स्क्रीन पे वो शेयर्स आएंगे जहां पर एक अच्छा मूव देखने को मिला। तो शुरुआत करेंगे इंडसइंड बैंक के साथ, जहां पर एक अच्छा मूव था। अदानी ग्रुप में अदानी पोर्ट आज लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आईओसी और टाटा कंज्यूमर ये कुछ और ऐसे नाम थे जहां पर आज के सत्र में खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में सिप्ला, जहां पर प्रेशर देखने को मिला नंबर्स के बाद। नंबर्स बेहतर थे लेकिन प्रॉफिट टेकिंग वहां आप कह सकते हैं। श्री सीमेंट, रिलायंस और अल्ट्राटेक कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज कुछ हद तक बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में आइडिया, कल के एक अहम फैसले के बाद यहां पर तेजी देखने को मिली। आईडीएफसी, क्योंकि आईडिया में एक्सपोजर की वजह से आईडीएफसी में भी खरीदारी रही। अमर राजा बैटरी और फेडरल बैंक जैसे शेयरों में खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में जी एंटरटेनमेंट, आरएल बैंक, एस्कॉर्ट्स और मन्नापुरम जैसे कुछ नाम थे जहां पर आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गेनर्स में आज लीड कर रहा था आइडिया, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा केमिकल, गेल जैसे कुछ नाम थे जहां पर खरीदारी देखने को मिली। एफ&ओ लूजर्स में स्ट्राइक, शासन नंबर्स के बाद गुजरात गैस, मेट्रोपोलिस और अंबुजा ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। पावर में आज तेजी थी। अदानी पावर में, अदानी ट्रांसमिशन में, एनटीपीसी में, रिलायंस इंफ्रा में और साथ ही साथ टेलीकॉम में आइडिया, तेजस, भारती, एमटीएनएल ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी देखने को मिली। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक हफ्ता, लेकिन आज के लिए पर्टिकुलरली मिड कैप के अंदर कुछ एक्शन देखने को मिला। जी, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए सर। और चाहे वोडाफोन हो या फिर केन या फिर ऐसे पुराने टैक्स विवाद, वो अब हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। सरकार ने इनकम टैक्स कानून में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके तहत रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि समय से पीछे जाके लिए जाने वाले टैक्स को हमेशा के लिए खत्म करने वाला बिल आज लोकसभा से पारित हो गया। डिटेल लेते हैं अपने सहयोगी और हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, आप हमें इस बिल के डिटेल्स बताएं और इससे क्या बदलेगा? देखिए, इस बिल की डिटेल सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि 2012 में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। और उस व्यवस्था के तहत जो इनकम टैक्स के डिमांड रेज किए गए थे, नोटिस भेजे गए थे, उस नोटिस को भी वापस लेने का फैसला या फिर उस नोटिस को रद्द करने का फैसला लिया गया है। चाहे वो मामले आर्बिट्रेशन में क्यों ना हो, चाहे वो मामले कोर्ट में क्यों ना हो। हाँ, इसमें एक शर्त जोड़ी गई है। शर्त यह है कि जिन कंपनियों को डिमांड नोटिस भेजा गया था और जिनके मामले आर्बिट्रेशन में हैं या कोर्ट में हैं, तो उन कंपनी को लिख के देना होगा कि हम इस पूरे विवाद को खत्म करना चाहते हैं और इस विवाद की वजह से हमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम सरकार से नहीं चाहते हैं। साथ ही साथ सरकार ने यह भी प्रावधान किया इस बिल में कि इस 2012 के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के कानून के तहत अगर किसी से टैक्स वसूला गया है तो उस टैक्स को भी हम वापस कर देंगे, लेकिन वहां भी हम उस पर कोई ब्याज नहीं देंगे। तो इन शर्तों के साथ अगर कंपनी लिख करके देती है
तो सारे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामले खत्म हो जाएंगे। बता दूं कि ऐसे 17 मामले हैं, जिसमें सबसे बड़ा मामला केर्न का है जो करीब 24,500 करोड़ रुपए का है, वोडाफोन का है करीब 22,000 करोड़ रुपए का। तो ऐसे कुल 17 मामले हैं, वो सारे विवाद अब सुलझने के रास्ते साफ हो गए हैं। तो एक बड़ा कदम टैक्स के मोर्चे पर, और उससे पुरानी बहुत सारी चीजें अब बदल जाएंगी, और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए एक बड़ी और अहम खबर। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस अपडेट के लिए। अब बात करेंगे कोरोना की, जहां फिर से चिंताएं बढ़ रही हैं। तो एक बार फिर देश में नए पॉजिटिव केसेस का जो नंबर है वो 40,000 से करीब करीब आधे रास्ते आगे निकला, यानी 45,000 के आसपास पहुंच गया है। और अब तेज संक्रमण वाले राज्यों में कर्नाटक का नाम भी जुड़ गया है। अपडेट लेने के लिए हमारे साथ है हमारी सहयोगी दीपाली नंदा। तो दीपाली, पहले तो ये था कि कॉन्स्टेंटली 40,000 के ऊपर, फिर 42 के आसपास, लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ने लगा है और अब 45 के आसपास पहुंच गया है। नए स्टेट का नाम भी आ गया है। जी बिल्कुल, चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर इस पूरे सप्ताह को देखा जाए तो सबसे ज्यादा मामले बीते एक दिन में आए हैं। करीब करीब 45,000 से ज्यादा नए मरीज देश भर में मिले हैं। राहत की बात यह है कि मृतकों की संख्या 500 से कम रही है। केरल की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा है, जब से देश में कोविड ने दस्तक दी है तब से लेकर अब तक स्थिति संभलती हुई नहीं दिखाई दी है। अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी 22,000 से ज्यादा नए मामले रोजाना आ रहे हैं। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान राज्य सरकार ने किया है, लेकिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है। वही कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु की बात करें तो इन राज्यों में भी कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए, चिंता अब एक बार फिर से बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है, और सरकार की कोशिश यही है, खासतौर पर ऐसे राज्य जहां पर मामले बढ़ रहे हैं वहां पर टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का जो फॉर्मूला है वो अच्छे तरीके से लागू किया जाए। इसलिए फोकस किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने का। अगर ओवरऑल नंबर देखें तो 47 करोड़ से ज्यादा टेस्ट अब तक किए जा चुके हैं, और ओवरऑल अगर हम पॉजिटिविटी रेट या फिर संक्रमण दर देखें तो वो 5% से नीचे बनी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और क्योंकि अब तीसरी लहर की बातें हो रही हैं, तो अगर ये नंबर बढ़ता है तो आशंकाएं और बढ़ेगी। चलिए, लेकिन इस बीच हमारे पास जो बड़ा हथियार है वो है वैक्सीन। तो अब बात करेंगे कोरोना से जंग में हमारी खास मुहिम संजीवनी, अ शॉट ऑफ लाइफ की। वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने पर सरकार ने फोकस बढ़ा दिया। अब तक देश में 49 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। अपडेट लेते हैं, और दीपाली हमारे साथ बनी हुई है। तो ऑलमोस्ट 50 के पास ये आंकड़ा पहुंच रहा है दीपाली। 50 करोड़ मतलब हम समझ ले 1/3 से ज्यादा जनता देश की अब वैक्सीनेटेड हो चुकी है। और क्या अपडेट है, वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसी है इस वक्त? देखिए, जिस तरह से हम पहले जिक्र कर रहे थे कि कई राज्यों में मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और तीसरी लहर की आशंका कहीं सच साबित ना हो, और उसके जब अगर ऐसा होता है तो वैक्सीनेशन के अभियान को तेजी में लाया जा सके, इस लिहाज से केंद्र सरकार लगातार फोकस कर रही है वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने के लिए। इसी के मद्देनजर आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आधार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO है, और बायोलॉजिकल ई के मैनेजिंग डायरेक्टर ममता डाल्टा के साथ भी मुलाकात की। फोकस यही रहा, चर्चा का मुख्य बिंदु यही रहा कि वैक्सीन की सप्लाई और प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाएगा देश में। हालांकि आश्वासन स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दोनों कंपनियों को ये दिया गया कि जो भी सरकारी मदद की जरूरत है इनकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, वो सरकार जरूर देगी। ओवरऑल नंबर की बात करें तो आपने जिक्र किया ही, अब हम 50 करोड़ के पास जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि दिसंबर के आखिर तक 18 वर्ष के ऊपर के 80% आबादी को वैक्सीनेट किया जा सके। तो इसी लक्ष्य के साथ सरकार कोशिश कर रही है वैक्सीनेशन अभियान को और भी रफ्तार देने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। तो वैक्सीन जागरूकता को बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश में लगातार घूम रही है, लगातार ऐसी जगहों पर पहुंच रही है जहां पर कोरोना का प्रकोप है और लोगों को थोड़ी सी समझाइश की जरूरत है। हमारी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी हमारी इस मुहिम में सहयोग दें, वैक्सीन की अहमियत लेकर समझकर उसकी जागरूकता को बढ़ाएं। आइए आपको दिखाते कि गाड़ी आज कहां कहां पहुंची है। तो नासिक और उससे जुड़े 2 गांव में आज ये पहुंची है, गुलवांच और मुसल गांव। और इसके अलावा ये गाड़ी अब तक 498 गांवों में पहुंच चुकी है और 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की जागरूकता से जुड़ चुकी है।
क्या सैनिटाइजर्स हानिकारक है? क्या वैक्सीन आपके डीएनए को बदलती है? क्या वैक्सीन से कोरोना हो सकता है? अगर ऐसे सवाल आपके मन में भी हैं तो अब आपको इस तरह के तमाम सवालों के जवाब एक ही जगह मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ एक व्हाट्सएप पर। संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ वैक्सीन जागरूकता कैंपेन के तहत नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक ने संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन को लॉन्च किया है। आपको सिर्फ व्हाट्सएप नंबर ध्यान से नोट कीजिए 7977773753 पर अपना एक संदेश भेजना है। कोविड से जुड़ी सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। जब अपनी बारी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। अमेजॉन फ्यूचर रिटेल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। कोर्ट ने सिंगापुर आर्बिट्रेटर के आदेश को सही ठहराया है, लेकिन डील के तथ्यों पर कोई फैसला नहीं दिया है। डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताएं तो आज के फैसले को कैसे देखें? देखिए, जो सिंगापुर का इमरजेंसी आर्बिट्रेटर है उसने अमेजन जो उसने फ्यूचर रिटेल की डील के ऊपर रोक जो है वो लगा दी थी। इसको लेकर के फ्यूचर ग्रुप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में उसने जो आर्बिट्रेटर है उसके अधिकार को चुनौती दी। उसका ये कहना था कि जो अब सिंगापुर का आर्बिट्रेटर है उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो भारत में किसी डील के ऊपर रोक जो है इस तरह से लगा सके। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना आदेश जो है वो सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर है उसका फैसला जो है भारत में मान्य है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने केस के फैक्ट्स के ऊपर अपनी सुनवाई जो है वो नहीं की, ना ही उसने केस के फैक्ट्स को लेकर के टिप्पणी की। जो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का आदेश है उसको फ्यूचर ग्रुप जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चुनौती देने की तैयारी जो है वो करा है। फ्यूचर ग्रुप ने उसके बाद अपना एक स्टेटमेंट जो है वो भी जारी किया है। फ्यूचर ग्रुप का कहना है कि वो जो डील है या फिर जो भी उसके एम्प्लॉइज है या फिर उसके जो लेंडर्स है उनको बचाने की पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी और वो उस पूरे मामले को अब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ ले जाने की तैयारी जो है वो कर रहा है। बहुत शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। इधर टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ियों का दल पहुंचा हुआ है, लेकिन मेडल तालिका में भारत काफी पीछे है। आखिर 135 करोड़ आबादी वाला देश क्रिकेट को छोड़ बाकी खेलों में क्यों पीछे दिखाई देता है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। शाम 5:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ आवाज अड्डा में। खेल में क्या है अपना गोल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर लगातार खबरें जारी हैं। नमस्कार।